क्रोनोलाइफ, एक और दुनिया, सबसे नया महाद्वीप अब खुल गया है। एक और दुनिया से जुड़ने पर सबसे पहले आपका स्वागत 10 करोड़ नए उपयोगकर्ताओं से होगा, अद्भुत साथियों से मिलेंगे और उनके साथ काल कोठरियों और मालिकों पर विजय प्राप्त करेंगे, कम से कम। यह इस गेम के डेवलपर्स का दावा था। सिस्टम अलर्ट, एक नया चरित्र बनाया गया है, हमारे एमसी का स्वागत है। सिस्टम से अभिवादन सुनने के बाद नायक कुछ और सेकंड तक स्थिर खड़ा रहा और दूर तक देखता रहा। निस्संदेह नए महाद्वीप के दृश्य आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। हालांकि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। यहाँ कोई क्यों नहीं है? वे सभी वादा किए गए 10 करोड़ नए उपयोगकर्ता कहाँ गए? और वो चीज़ क्या है? वो एक फावड़ा पकड़े हुए है, यह न समझते हुए कि डेवलपर्स उससे इस वस्तु के साथ क्या करवाना चाहते थे। एमसी ने फावड़ा जमीन में घूम दिया। उसी क्षण उसके पैरों के नीचे की मिट्टी एक चमकीली नीली रोशनी से चमक उठी। अचानक पृथ्वी का एक विशाल खंड हवा में उड़ गया। ऐसे प्रदर्शन ने उस लड़के को सचमुच पत्थर बना दिया। वो खंड उसके पैरों के पास धम से गिरा और एमसी अभी भी एक पल के लिए सदमे में खड़ा उस चीज को हैरान होकर देखता रहा। ये क्या बकवास है? क्या मैं गलत गेम में आ गया? उसने सोचा, ये नहीं जानता कि इस पागल मिट्टी के टुकड़े से और क्या उम्मीद की जाए। उस लड़के ने हल्के से फावड़े से उस ब्लॉक को पोक करने का फैसला किया और फिर एक छोटा सा विस्फोट हुआ। मिट्टी का वो टुकड़ा एमसी की आंखों के सामने गायब हो गया और उसकी सूची में प्रकट हो गया। उसी समय ऐसा लग रहा था जैसे क्रोनोलाइफ के लेखकों ने बस मानव जाति के सबसे लोकप्रिय गेम से बुनियादी यांत्रिकी चुरा ली थी, ये देखने के लिए कि क्या ऐसा ही कुछ और चीज के साथ काम करेगा। एमसी पास के एक पेड़ की ओर दौड़ा और जैसे ही उसने फावड़े से तने पर मारा, पेड़ का एक टुकड़ा टूट गया और उसकी सूची में गिर गया। तुरंत बाद सिस्टम ने खिलाड़ी को सूचित किया कि एक नया क्राफ्टिंग आइटम उसके सामने दिखाई देने वाली विंडो में उपलब्ध है। उपयोगकर्ता को लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन क्या ये वास्तव में इतना आसान होने वाला था? एक क्लिक से कुर्सी नहीं बनाई जा सकती। इसके बारे में सोचने के बाद एमसी ने क्राफ्ट की पुष्टि की। उसी क्षण एक लकड़ी की कुर्सी उसके ठीक सामने साकार होने लगी। आखिरकार कुर्सी बन गई और लकड़ी का ब्लॉक खिलाड़ी की सूची से गायब हो गया। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए एमसी खुशी से हंसा और टिप्पणी की कि ये काफी असामान्य था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि बहुत जल्द उसे एहसास हुआ कि वो अकेला है। वो वास्तव में कहाँ गया था? क्या ये वास्तव में क्रोनोलाइफ है? क्या ये गेम एक आरपीजी नहीं था जहां आप राक्षसों को मारते हैं और स्तर बढ़ाते हैं? सिस्टम अलर्ट, क्राफ्टिंग कौशल का स्तर बढ़ गया है, एमसी के लिए और आइटम क्राफ्टिंग के लिए उपलब्ध हैं। अपनी कुर्सी पर निराशा में बैठे हुए एमसी ने क्राफ्ट मेनू खोला। कुछ और चीजें उन वस्तुओं में दिखाई दी जिन्हें वो बना सकता था। इसका मतलब है कि इस गेम में अभी भी कुछ कौशल और स्तर है। अब वो लड़का एक लकड़ी का क्लब, एक तलवार और यहाँ तक कि एक भयानक घेराबंदी करने वाला गुलेल भी बना सकता है। क्या? और बस इतना ही नहीं था। उन सभी वस्तुओं की सूची में एमसी ने कुछ ऐसा देखा जो वो पहले करना चाहता था। अधिक पेड़ काटने और अन्य सामग्री इकट्ठा करने के बाद उसने सही ब्लूप्रिंट चुना और गेम द्वारा इंगित स्थानों पर ब्लॉक रखना शुरू कर दिया। काम खत्म करने के बाद वो लड़का राहत की सांस ली। अब उसका घर बन गया था। संयोग से गेम प्ले उतना नीरस नहीं निकला जितना उसने मूल रूप से कल्पना की थी। उसके नए घर का इंटीरियर बहुत वांछित था, लेकिन आखिरकार यह उसका पहला काम था। खुद से संतुष्ट किंग जिस बिस्तर पर लेट गया, उसने हाल ही में ये बनाया था। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं थी और यहाँ के बिस्तर काफी आरामदायक हैं। ये एमसी के असली घर से कहीं ज्यादा आरामदायक है। खैर, ये तो अपेक्षित ही था। वो लड़का खुद दक्षिण कोरिया के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो कोशिश करते हैं। आपके प्रयास कभी आपको धोखा नहीं देंगे। कल के स्वयं पर विजय प्राप्त करो। इन सभी प्रेरक वाक्यांशों ने एमसी को दिन रात काम करते रहने के लिए प्रेरित किया और अंततः उसके जीवन को एक नीरस, उबाऊ दिनचर्या में बदल दिया। लेकिन आज क्रोनोलाइफ में प्रवेश करते ही कार्य दिवसों की सभी चिंताएं बहुत जल्दी दूर हो गईं। अपने हाथ में फावड़ा देखकर एमसी ने इस दुनिया में अपनी संभावनाओं के बारे में सोचा। 100 वर्ग मीटर का घर या शायद एक आंगन वाला 2 मंजिला घर, वो जो चाहे बना सकता है और जैसे चाहे जी सकता है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया वास्तव में सुंदर है। एमसी ने सोचा। तभी सामने के दरवाजे के पीछे से एक भयानक दहाड़ आई। अपना सिर घुमाते ही उसने दरवाजे पर एक बेहद खूंखार शेर भालू को देखा, जिसका खतरा स्तर ए था। उस लड़के ने पहली बार ऐसे राक्षस देखे थे। जब वो सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तो वो जानवर दहाड़ा और उस पर झपट पड़ा। किसी चमत्कार से एमसी पहले ही कूदकर हट गया था और राक्षस के पंजों से लगने से बच गया था, लेकिन दुर्भाग्य से नुकसान के बिना नहीं। उसका पसंदीदा मुलायम बिस्तर टुकड़ों में बिखर गया था। वो उस कमीने को ऐसी गुस्ताखी करने नहीं देगा। तुम मुर्दे हो, एमसी ने गुस्से में फावड़ा दुश्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। इस होमकुलस भालू के किसी और की संपत्ति को नष्ट करने के लिए वो अपनी जान से कीमत चुकाएगा, और उसकी जान से मेरा मतलब विशेष रूप से जिंक्स की जान से था। नहीं तो तुम सीधे वायुमंडल में चले जाओगे, जैसे ये मूर्ख जो फावड़े से भालू को मारने का फैसला कर बैठा।
जाहिर है एमसी वार करने की सीमा से बाहर हट गया, क्योंकि उसने एक अच्छा लेग किक मारा। कुछ अनुभव अंक खोने के बाद उसे तुरंत सुरक्षित स्थान पर पुनर्जीवित कर दिया गया। तभी उसे अंततः एहसास हुआ कि वो बहुत कमजोर था। चारों ओर देखते हुए लड़के ने अपना घर खोजने की कोशिश की। उसकी निराशा के लिए उसकी छोटी झोपड़ी के केवल खंडहर ही बचे थे। बिस्तर और कुर्सी दोनों की असमान लड़ाई में बहादुर मौत हो गई थी। आंसू बहाते हुए अपनी लकड़ी की कुर्सी के बचे हुए हिस्से को गले लगाते हुए एमसी घुटनों के बल गिर गया और चिल्लाया कि बस उसे मारना ही काफी होगा। उस खूनी भालू को घर क्यों नष्ट करना पड़ा? उसने इसे बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी, जबकि वो कमीना यहाँ जल्द या बाद में वापस आएगा। एमसी को अभी तक नहीं पता कि कैसे, लेकिन वह निश्चित रूप से उस निर्दयी भालू से बदला लेगा। घंटों से अपने डोमेन में घूम रहा था, शेर भालू ने एक बार फिर खेत के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी देखी। एक संतुष्ट दहाड़ के साथ राक्षस पूरी गति से दीवार तोड़कर झोपड़ी में घुस गया। हालांकि अंदर घुसते ही भालू निराशा से जम गया। क्लब में स्वागत है दोस्त, एमसी ने गंभीर रूप से फुसफुसाया, घेराबंदी मशीन की तोपों को घुसपैठिए पर इंगित करते हुए। अगले ही सेकंड दर्जनों नुकीले भाले राक्षस की मोटी चमड़ी को छेद गए, लेकिन दुश्मन को मारने के लिए ये काफी नहीं था। भाले से बंधा हुआ, जैसे कि वह एक डार्टबोर्ड का निशाना हो, शेर भालू एमसी की ओर झपटा। और ये ठीक ऐसे ही अवसर के लिए था कि एमसी ने हाल ही में एक गुलेल बनाया था। इस छोटे भालू में बहुत दृढ़ता है, लेकिन वो ऐसा झटका नहीं झेल पाएगा। प्रक्षेप्य तेज गति से राक्षस के चेहरे पर लगा, उसके सारे दांत तोड़ दिए। उम्मीद के मुताबिक दुश्मन अपने खोपड़ी और विशाल झटके के बीच हुई मुठभेड़ में नहीं बचा। हाँफते हुए जानवर के शरीर को फावड़े से हिलाते हुए एमसी ने पहले ये सुनिश्चित करने का फैसला किया कि वह जीवित नहीं होगा। जैसे ही फावड़े की नोक भालू के फर को छू गई, एक चमकीली नीली रोशनी फिर से बन गई। खतरा स्तर 1 के राक्षस को हराने का इनाम 1 टुकड़ा मांस, 2 शेर भालू की खाल और 5 हड्डियां थीं। और बस इतना ही नहीं, क्राफ्टिंग मेन्यू में अधिकतम क्रूर हेलमेट और शेर भालू कवच खिलाड़ी के लिए उपलब्ध हो गए। अब एमसी जानता है कि राक्षसों को मारना काफी आकर्षक है और इसलिए वो शिकार करने का फैसला करता है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वो शिकारी नहीं बल्कि शिकार बन जाएगा। जैसे ही उसने क्राफ्ट मेनू बंद किया, किसी की परछाई उस पर पड़ी। पीछे मुड़ते ही उस लड़के ने विशाल प्राणियों की भीड़ देखी। उनकी मुलाकात उतनी ही जल्दी खत्म हो गई जितनी जल्दी शुरू हुई थी, और इसलिए एमसी चौथी बार मर गया। फिर 12वीं बार, 49वीं बार राक्षसों ने उसका घर जला दिया और लड़के को फिर से उड़ा दिया। अपनी 118वीं मौत पर उसे आखिरकार संदेह होने लगा। वो समझता है कि ये प्राणी उसे क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे बार बार पूरी तरह से अच्छी केबिनों को क्यों नष्ट करेंगे। एमसी को हर मौत के बाद अपनी झोपड़ी को खरोच से फिर से बनाना पड़ता है। ये सब उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये लोग जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ऐसा है तो उन्हें वो बिल्कुल नहीं मिला जो वे चाहते थे। क्या उन्होंने सच में सोचा था कि वे एमसी को इस तरह गेम से बाहर निकाल देंगे? नहीं, अब उन्होंने उसे इतना गुस्सा दिला दिया है कि वो यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जा रहा है। बार बार उसका जन्म होगा, लेकिन वो फिर भी उन सभी राक्षसों को जल्द या बाद में मार डालेगा। और इसलिए 1300वें जन्म का समय आया। बेचारे खिलाड़ी की छोटी झोपड़ी को एक बार फिर से चीर फाड़ करने की उम्मीद में राक्षस एक राक्षसी अनुपात की संरचना के सामने आए। ऊंची चोटी वाली इमारत चारों तरफ से सभी प्रकार की तोपों से लैस थी, और चोटी के सबसे ऊंचे बिंदु पर मुख्य पात्र एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ सिंहासन पर बैठा था। राक्षसों को यह समझाने के बाद कि वे उससे लड़ाई नहीं करेंगे, एमसी ने उन्हें अपने बॉस को उसके पास लाने का आदेश दिया। उसी क्षण उसने पास में एक उड़ते हुए जानवर की चीख सुनी। उसका मुंह खुला हुआ था, वह प्राणी अपने शिकार को निगलने ही वाला था कि अचानक एक लेजर बीम उड़ते हुए राक्षस को छेद गया, उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया। वो शॉट बाकी दुश्मनों के लिए एक चेतावनी थी। अगर वे अभी कार्रवाई में नहीं आते हैं तो उन्हें एक एक करके गोली मार दी जाएगी। लेकिन वे बस खड़े क्यों हैं और हिल नहीं रहे हैं? क्या तुम डर गए? एमसी ने ओमिनसली मुस्कुराते हुए पूछा। इस आत्मविश्वास भरे भाषण ने राक्षसों की एक सेना को उकसाया। वे युद्ध में दौड़े, लेकिन उसी सेकंड में उनमें से अधिकांश महल की रक्षात्मक तोपों से गिर गए। कुछ अभी भी पूरी गति से दीवार से टकराकर गोलियों की बौछार करने में कामयाब रहे। उनके प्रयासों ने केवल एमसी की हंसी को ही उकसाया। उसने जानबूझकर कुछ राक्षसों को इतना करीब आने दिया कि उन्हें आग फेंकने वालों से जला दिया जाए। युद्ध का मैदान एक जीवित नरक बन गया था। राक्षसों के अवशेष स्थिति की निराशा को महसूस करते हुए इस झुलसे हुए स्थान से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बॉस ने इन दयनीय मूर्खों की कायरता की सराहना नहीं की। उसका नाम ग्रांटूरिस है और वो दूसरी दुनिया के राक्षसों का बॉस है। जिसने भी दुश्मन से पीठ फेरने की हिम्मत की, उसने उसे अपने विशाल पंजों से कुचल दिया। ग्रांटूरिस उसके सामने फिर से प्रकट हुआ, और इस बार एमसी उसे हमेशा के लिए रोकने की उम्मीद करता है। बदले में राक्षस बॉस खुद को यकीन था कि एमसी निराशाजनक था, चाहे उसकी इमारत कितनी भी ऊंची या विशाल क्यों न हो। ग्रांटूरिस को सांस लेने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। हमला चार्ज करते हुए बॉस ने पूरी शक्ति से जलती हुई जेट को छोड़ा। बस इतना ही। एमसी की आवाज आई जैसे ही आग बुझी। ग्रांटूरिस ने पहले कहा था कि संरचना कितनी भी ऊंची या विशाल क्यों न हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि माना जाता है कि उसकी सांस का कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। वो केवल इसलिए ऐसा सोच रहा था क्योंकि उसने पहले कभी इतनी विशाल चीज का सामना नहीं किया था जितना कि एमसी ने बनाया था। इस विशाल ग्रैनोरिस्ट की तुलना में तो वो सिर्फ एक छोटी सी छिपकली थी। नतीजा स्वाभाविक था, ग्रैनेटोरिस एमसी के एक ही घूंसे से चपटा हो गया। उस बहुत नफरत करने वाले राक्षस बॉस को हराने के बाद एमसी अपने बड़े रोबोट से जमीन में उतर आया। लड़के ने फावड़ा उठाकर मृत प्राणी के धड़ तक पहुंचाया। तुरंत उसके इन्वेंट्री में बहुत सारे नए आइटम आ गए। 10 ग्रैंड टूरिस्ट स्किन और 2 नुकीले दांत, 1 दिल, 6 खून की बूंदें और अन्य बकवास जिसके बारे में आप फिर कभी नहीं सुनेंगे। इस लड़ाई में एमसी के लिए मुख्य इनाम येत्जी एक्स शीर्षक प्राप्त करना था, दूसरी दुनिया में फैलने के लिए। इसके अलावा दूसरी दुनिया के शासक को भी बदल दिया गया। ग्रैंड टूरिस्ट मारा गया और उसकी जगह एमसी आ गया। दूसरी दुनिया के प्राणी अब नए शासक को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि यह अंत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एमसी के पास स्वामित्व का विशेषाधिकार है और अब वह क्रोनो लाइफ की दुनिया में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। ये उसके लिए सिर्फ शुरुआत है, अब से वो कुछ भी कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है दूसरे लोक के एक पूर्व स्वामी के क्षेत्र में। 7 लीजन कमांडरों को पहले ही सिस्टम से एक अलर्ट मिल चुका था कि लॉर्ड ग्रैंड टूरिस्ट मर चुका है। कमांडर डोरो शुरू में तथ्यों को सत्यापित करने के लिए एक जांच दल भेजना चाहता था, लेकिन उसने जल्दी ही अपना मन बदल लिया। सिस्टम गलत नहीं हो सकता और इसलिए राक्षसों को युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। जीव सभी भंडारों को बुलाने ही वाले थे, तभी अचानक एक शक्तिशाली कंपन सुनाई दिया। वे उन कदमों को किसी और चीज के लिए नहीं समझ सकते थे। लॉर्ड ग्रैंड टूरिस्ट अपने क्षेत्र में आ गया। इस प्रकार अपने मिनियंस को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। लॉर्ड के सामने झुकने के बाद लीजन कमांडर डोरो ने बताया कि वे अपने योद्धाओं को बदला लेने के लिए भेजने ही वाले थे। तो तुम सब यहाँ इकट्ठे हो। ग्रैंड टूरिस्ट के मुंह से एक अपरिचित आवाज सुनाई दी। ऊपर देखने पर लीजन कमांडरों ने पाया कि उनका स्वामी कुछ असामान्य दिख रहा था। तो तुम लोग वही हो जो मुझे हर समय मारते और प्रताड़ित करते रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी मैंने बनाया है, तुम वही हो जिन्होंने इसे नष्ट किया है। फावड़ा हाथ में लिए एमसी ने अजीब तरह से अपनी मशीन की आंख के सॉकेट को खोलते हुए दर्जनों लेजर तोपों को अपने शिकार पर निशाना साधते हुए एमसी ने ध्यान दिया कि उनमें से प्रत्येक उसी भाग्य का हकदार था। बिना राक्षसों की आपत्तियों को सुने भी उसने उन्हें ठंडे स्वर में चुप रहने और अपनी दुर्दशा को स्वीकार करने का आदेश दिया। ग्रैंड टूरिस्ट की समानता आग की सांस ने पूर्व लॉर्ड के क्षेत्र को झुलसा दिया। उसी क्षण जल्दी जमीन ठंडी हो गई और चुप्पी छा गई। एक बार धरती पर आने के बाद एमसी ने मूल्यवान खनिजों के लिए खनन शुरू कर दिया। वैसे ग्रैंड टूरिस्ट सेना के 7वें लीजन के कमांडर वफादार डोरो से मिले। यह लड़का अब से एमसी का पालतू जानवर होगा, बॉस से पूछ रहा था। अगर वो थका हुआ था तो डोरो ने उसकी मदद करने की पेशकश करते हुए कहा कि वो इसे खुद कर सकता है। एमसी ने बताया कि डोरो पहले बड़ा हुआ करता था, वो वैसे भी कैसे बच गया था। जानवर ने बदले में खुलासा किया कि वो अपने शरीर के एक हिस्से से भी पुनर्जीवित हो सकता है। हालांकि वो छोटा और कमजोर होता जा रहा था, और जब एमसी ने कहा कि उस स्थिति में उसे खत्म करने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी, डोरो ने आंसू बहाते हुए बख्शने की भीख मांगी, क्योंकि वो लगातार अपने नीचे खनिजों के ब्लॉक रखता रहा। एमसी ने लीजन जनरल से कुछ ऐसा पूछने का फैसला किया जिसके बारे में वो सोच रहा था। ये लोग उसे क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे? जवाब में डोरो ने कई बार माफी मांगी। दरअसल एक दिन क्रिएटर ने उनसे मुलाकात की और एमसी को खत्म करने का आदेश देने के बाद उन्हें एक रहस्योद्घाटन दिया। एमसी ने पूछा कि क्रिएटर एक नियमित उपयोगकर्ता के साथ लड़ाई में क्यों पड़ना चाहेगा? क्या मधुमक्खी पालक के मन को समझने के लिए यह एक छत्ता होगा? हे डोरो फुसफुसाया, फिर चुप हो गया। जब उसने एमसी को ये कहते सुना कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत घमंडी हो रहा है जिसे एक उंगली से कुचला जा सकता है, चाहे जो भी हो। डोरो नहीं जानता कि क्रिएटर से मिलने का कोई तरीका है या नहीं, और इसलिए वो असली कारण का पता लगाने में भी असमर्थ है। संयोग से जानवर के मन में भी इस बिंदु पर एक सवाल था। तुम वास्तव में क्या करते हो? डोरो ने पूछा। एमसी ने हंसते हुए समझाया कि वो कुछ करना चाहता था और इसलिए उसने ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक टावर बनाने का फैसला किया। उसने कहा कि वो हमेशा कम से कम एक बार वहां जाना चाहता था। उसका लक्ष्य चंद्रमा तक पहुंचना है। ये मजेदार लगता है, और क्या ये नहीं है दिलचस्प? वहां क्या है? डोरो ने बदले में चिल्लाया कि ये बकवास है। तारे की सापेक्ष गति और चंद्रमा की कक्षा बढ़ती हुई टावर के वजन का समर्थन करती है, अंतरिक्ष के निर्वात में जीवित रहती है। बहुत सारे कारक इसे असंभव बनाते हैं। हालांकि एमसी ने समझाया कि उसका छोटा दोस्त सतही तौर पर सोच रहा था। वो वहां जाएगा क्योंकि चंद्रमा वहां है। ये रोमांस के बारे में है, और इसके अलावा ये सिर्फ एक खेल है, तो किसी तरह उसका टावर विचार काम करेगा। उसकी तर्क की मूर्खता और कारण और प्रभाव की अक्षमता से स्तब्ध डोरो अंततः समझ गया कि वो आदमी पूरी तरह से मूर्ख था। वे बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अब उस क्रूर के पास इस मूर्ख को एक स्वामी के रूप में सेवा करने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और जब अवसर मिलेगा तो वो निश्चित रूप से इसे नष्ट कर देगा। पूरा एक दिन बीत चुका है। एमसी और उसका छोटा दोस्त जारी रहा।
टॉवर का निर्माण। डोरो खनिज ब्लॉकों को ऊपर बॉस तक ले जाता था और एमसी खुद उन्हें सही स्थानों पर रखता था। कभी कभी वे इसकी अधिक स्थिरता के लिए टॉवर के ड्राइंग को समन्वित करने के लिए रुकते थे। दिन बीतते गए। एक बार डोरो को एक विशाल पक्षी द्वारा लगभग उड़ा भी दिया गया था। वे इस टॉवर के शीर्ष पर भी सोते थे और जब वे सोते थे तो वे दिवंगत ग्रांड टूरिस्ट गोलेन द्वारा संरक्षित थे। वहां ऊपर पहले से ही ठंड हो गई थी, इसलिए उन्हें अपने लिए कुछ शीतकालीन कपड़े बनाने पड़े। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो बिना रुके काम के दिनों में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये सभी घटनाएं क्रिएटर की नज़र से नहीं बच सकीं। बेशक चंद्रमा पर जाने की कोशिश करना भी उसे मूर्खतापूर्ण लगा। ये कुछ दिलचस्प है। क्रिएटर ऐसे समर्पित खिलाड़ी को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता, इसलिए जब वो चंद्रमा पर पहुंचेगा तो उसके लिए जल्द ही एक दिलचस्प घटना इंतजार कर रही होगी। एमसी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। डोरो और उसके नए बॉस डॉन ने अपने स्पेस सूट पहने और चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यह आदमी के लिए एक छोटा कदम है। एमसी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा कुछ महसूस करेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कौन था? डोरो, जो खुशी से चिल्ला रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे वास्तव में सफल हो गए थे। उन्होंने निश्चित रूप से पृथ्वी से चंद्रमा तक ब्लॉकों का एक टॉवर बनाया था। बैठते हुए टिप्पणी की कि ये कितना अद्भुत दृश्य था। दरअसल डोरो ने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था और इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि चंद्रमा से दृश्य इतना सुंदर होता है। जनरल ने एमसी को ये दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। एक बार खड़े होने के बाद एमसी ने सुझाव दिया कि हम आराम करना बंद कर दें और एक ही समय में चंद्र सामग्री की तलाश शुरू कर दें। कुछ गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ मरने के लिए आए हो, नीला ग्रह कमीना। सामने आए राक्षस खतरनाक तरीके से गुर्राया। इस प्राणी को रक्त पिपासु चांदनी खरगोश कहा जाता है। इसका खतरा स्तर SS है। खैर, इस छोटे खरगोश से बहुत भावुकता थी, लेकिन वह एक ही वार से दूसरी दुनिया में उड़ गया। यह आदमी अपने साथी को डराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसा कि पता चला, खरगोश आखिरकार बच गया। अपना सिर उठाते हुए उसने दहाड़ा कि नीले ग्रह का कोई भी कमीना जीवित वापस नहीं आएगा। उसके मुंह से आने वाली आवाजों ने एमसी और उसके दोस्त को लगभग बहरा कर दिया। जैसा कि पता चला, इस खरगोश ने अपने साथियों को बुलाया। अब ये पूरी स्थिति कुछ ऐसी लगने लगी थी, एक समस्या जैसा लग रहा था। बहुत जल्दी खरगोशों ने दोनों दोस्तों को घेर लिया। एमसी ने अपने विरोधियों से लड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एक यांत्रिक पंजा स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। बॉस के खरगोशों की भीड़ का विरोध करने के प्रयासों के पीछे देखते हुए डोरो ने महसूस किया कि वे एक बड़े पैमाने की लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन लीजन जनरल ने ध्यान दिया कि ये राक्षस केवल इस व्यक्ति पर हमला कर रहे थे और उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये महसूस करते हुए कि ये उसका मौका था, जानवर ने ग्रह पर लौटने का फैसला किया। हालांकि जब उसे टॉवर याद आया तो ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसे रोक दिया हो। जैसे ही उसने पृथ्वी की ओर अपनी निगाहें फेरी, उसे ठीक ठीक याद आया कि उसे ये अद्भुत दृश्य किसने दिया था, जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। इस बीच एमसी राक्षसों की भीड़ से लड़ता रहा। अचानक एक खरगोश ने उस आदमी का अंधा स्थान खोज लिया और उस पर पीछे से हमला कर दिया। उसी क्षण एक निश्चित प्रक्षेप्य ने जबरदस्त गति से उसे छेद दिया। ये डोरो निकला, जिसने दुश्मन को खत्म करने के बाद अपने बॉस के बगल में उतरा। एक आश्चर्य। एमसी ने कहा कि उसने सोचा था कि लीजन जनरल भागने वाला है। डोरो ने बदले में समझाया कि वो अपने स्वामी को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसे कुछ सुंदर दिखाने के लिए उसका आभारी था, और इससे पहले कि खरगोशों का झुंड उन पर झपट पड़े। एमसी ने कहा कि उसे अपने साथी का रवैया पसंद आया। एक पल बाद राक्षसों ने अपना पूरा वजन उन दोनों पर डाल दिया। डोरो को पहले ही लग चुका था कि ये अंत है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो सुरक्षित है, क्योंकि वो पावर मून सूट पर राक्षसों से दूर उड़ रहा था। एमसी ने ध्यान दिया कि डोरो को भी उस रोमांस का स्वाद मिल गया था जिसके बारे में वो बात कर रहा था। उसने परीक्षा पास कर ली, तो अब उस आदमी के लिए खुद को रोकने का कोई कारण नहीं है। उसके पावर सूट में कई उपकरण हैं जिनसे वो उन सभी भद्दे खरगोशों को नष्ट कर देगा। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एमसी ने एक भयानक मुस्कान के साथ अपने दुश्मनों पर सूट की शक्ति को उजागर किया। कुछ समय बाद चंद्रमा पर बैठे और पृथ्वी को देखते हुए दोनों दोस्तों ने अपने पीने के गिलास टकराया। डोरो ने अपने बॉस से पूछा, क्या यही उसका मूल उद्देश्य था? एमसी ने बदले में समझाया कि चंद्रमा को अपने नाम से लेबल करने का विचार उसे प्रक्रिया में आया। दरअसल उन्होंने उन अक्षरों को बनाने में काफी समय बिताया था। डोरो को आश्चर्य हुआ कि उसका स्वामी ये खेल क्यों खेल रहा था और इतना उबाऊ काम क्यों कर रहा था। फिर से ग्रह को देखते हुए एमसी ने समझाया कि ये मजेदार था। वो और कहाँ चंद्रमा पर बैठकर पृथ्वी की प्रशंसा कर पाएगा। जैसे ही उस आदमी ने इसके बारे में सोचा, उनके दृश्य की प्रशंसा एक प्रकार की बैंगनी आभा से बाधित हो गई। जैसा कि पता चला, जमीन पर अविश्वसनीय शक्ति का विस्फोट हुआ था। दूसरे लोक के ग्रह का एक विशाल हिस्सा कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। ये सब देखकर डोरो विश्वास नहीं कर सका कि उसका पसंदीदा ग्रह लगभग आधा नष्ट हो गया था। पावर सूट का वाइजर बंद करते हुए एमसी ने अपने साथी को यहीं रुकने का आदेश दिया।
वो खुद तुरंत उस दिशा में दौड़ा जहां से विस्फोट आया था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि डोरो को उससे कुछ कहने का भी समय नहीं मिला। ये सब क्या हो रहा है? किसने ग्रह को टुकड़ों में उड़ा दिया होगा? इस बीच एमसी पहले ही सतह पर पहुंच चुका था, इस तथ्य से नाराज कि उसकी इमारतें नष्ट हो सकती थीं। उसने कसम खाई कि वो उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसने ये सब किया था। एक बार जमीन पर आने के बाद उसने अपना पावर सूट उतार दिया और ग्रैंड टूरिस्ट गोलेम को बुलाने की कोशिश की। अपने निराशा के लिए वो गोलेम से कहीं भी संकेत महसूस नहीं कर सका। थोड़ा और दौड़ने के बाद उसने आखिरकार ग्रैंड टूरिस्ट को देखा। अधिक विशेष रूप से उसने देखा कि उसका क्या बचा था। गोलेम इस दुनिया के अंतिम स्वामी से भी अधिक मजबूत था, जिसके पास उसे हराने की ताकत थी। जैसे ही उस आदमी ने इसके बारे में सोचा, उसके पीछे से किसी की आवाजें सुनाई दी। बॉस, बॉस, यहाँ कोई जीवित बचा है। एक चीखने वाले प्राणी की आवाज आई, जिसने एमसी के हाथ में हथियार की ओर इशारा किया। रहस्यमय आदमी हंसा कि किस तरह का सनकी यहाँ फावड़ा लेकर घूमता है। हालांकि यूरिस अपने बॉस के बगल में उड़ते हुए, ध्यान दे कि वह खुद एक लकड़ी की छड़ी लेकर चलता है। दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं है। इस आदमी के पास क्रोनोलाइफ वर्ल्ड का सबसे मजबूत कस्टम हथियार है, 99 बार प्रबलित लकड़ी की छड़ी। लेकिन इससे एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो जानना चाहता था कि वो कमीना कौन था और उसकी संपत्ति को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई। खैर, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। क्रोनोलाइफ का सबसे शक्तिशाली उपयोगकर्ता प्लस 99 प्रबलित लकड़ी की छड़ी के साथ उसका नाम पीस है। एमसी ने उन्हें नहीं पहचाना। उसने अन्य खिलाड़ियों में से किसी को नहीं देखा था। फिर भी टूटी हुई ग्रैंड टूरिस्ट को देखकर एमसी को एहसास हुआ कि ये छड़ी वाले इस अजीब आदमी का काम था। और फिर वो मीनार थी। उसने चांद पर पहुंचने और सच्चा रोमांस सब कुछ अनुभव करने के लिए इतनी मेहनत और लगन से निर्माण किया था। ये सब बर्बाद हो गया। और किस लिए? ये कौन है? उसने जो किया उसके बाद जाहिर तौर पर केवल अंडरवियर पहने हुए एक परभट को देखकर एमसी गुस्से में था। उसने परभट को अपने कार्यों के लिए जवाब देने के लिए तैयार रहने की सलाह दी। यूरस, वो प्राणी जो उसके साथ था, परभट के बारे में मजाक की सराहना की और हर संभव तरीके से अपने मास्टर का मजाक उड़ाया। छड़ी वाला आदमी मुस्कुराया। उसे ये मजेदार लगा कि एमसी को नहीं पता था कि उसके सामने कौन खड़ा है, लेकिन एमसी को पता चल जाएगा। जल्द ही पीस भागता है और एमसी की ओर दौड़ता है। अगर एमसी को नहीं पता कि उसके सामने किस तरह का व्यक्ति है, तो उसे अपनी अज्ञानता की कीमत चुकानी होगी। पीस अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब पहुंचता है, वार करने की ताक में। लकड़ी की छड़ी का हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन एमसी अपने स्पेस सूट से उसे चकमा देने में कामयाब रहा। वो बहुत खतरनाक था। आखिरी वार से बायां इंजन निकल गया। पीस ने अपने प्रतिद्वंद्वी की गति के लिए उसकी प्रशंसा की। उस आदमी को बहुत कुछ जवाब देना है। वो फिर से अपने एलियन हथियारों का पूरा नया शस्त्रागार निकालता है। लूना मिसाइल हमला जारी है। विभिन्न कैलिबर के कई गोले पीस की ओर बढ़ रहे हैं। उस आदमी को ऐसा हास्यास्पद खिताब मजेदार लगा। खैर, मेरे पास भी दिखाने के लिए कुछ है। एक फैला हुआ अपरकट जो पत्थर के ब्लॉकों को हवा में उठा देता है। एमसी पास आती चट्टानों को देखता है और तत्काल निकासी करने की कोशिश करता है। एमसी के अपना स्पेस सूट छोड़ने से कुछ सेकंड पहले जो वार झेलकर जमीन पर गिर गया। एमसी अपनी अगली रचना को मदद के लिए बुलाता है। किंग्स कैसल पृथ्वी के गर्भ से फूट पड़ता है। पीस एक विशाल चलते हुए महल के प्रकट होने से हैरान है। किंग्स कैसल उस जगह पर हमला करना शुरू कर देता है जहां पीस खड़ा था। उरुस भयभीत था। उसका मास्टर दृष्टि से ओझल हो गया था। इस बीच डोरा चांद से देख रही है। डोरा को उम्मीद है उसका मास्टर ठीक है। किंग्स कैसल अपना विशाल हाथ एक बिंदु पर दबाता है। हालांकि वो अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पिन करने में कामयाब नहीं हो रहा है। पीस ने अकेले अपने लकड़ी की छड़ी से उसके हमले को रोक दिया। एमसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये आदमी लकड़ी की छड़ी से सब कुछ रोक रहा है। अब पीस के दिखाने का समय है कि वो क्या कर सकता है। वो परभट बहुत तेजी से जायंट की बाह पर चढ़ जाता है। पलक झपकते ही पीस किंग्स कैसल के सिर के ऊपर। एमसी अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने किले के ऊपर तैरते हुए देखता है। पीस एक विनाशकारी वार करता है जिसका नाम डाउनवर्ड स्ट्राइक है। उसके चेहरे के भाव को देखकर पीस ने कुछ अजीब देखा। हवा में कई घन दिखाई देते हैं, पहले दर्जनों, फिर हजारों और लाखों घन अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं। एमसी अपने फावड़े की बदौलत घनों की एक पूरी सेना बनाने के लिए अपने उपकरण का उपयोग करता है। सेकंडों में 10 लाख घनों की एक बाधा बन गई। एक बेहतर आक्रमण के खिलाफ एक बेहतर बचाव। एमसी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये कौन है जिसके पास ऐसी अमानवीय शक्ति है। पीस भी हैरान है। वो फावड़े वाला बच्चा शर्मीला नहीं है, लेकिन हमें अब इसे समाप्त करना होगा। वो परभट इससे खेलने से थक गया है। पीस ब्लॉक की बाधा को तोड़कर बिजली की गति से आगे बढ़ता है और एमसी के पास पहुंचता है। फावड़ा बनाम लकड़ी की छड़ी। एक टक्कर अपरिहार्य है। कौन मजबूत होगा? किस उपकरण का मालिक इस लड़ाई में प्रबल होगा? इन वारों के टकराने की शक्ति खुले अंतरिक्ष से दिखाई दे रही थी। इस लड़ाई से पूरा ग्रह हिल गया। पृथ्वी के टुकड़े बाहरी अंतरिक्ष की सभी दिशाओं में बिखर गए। एक पूरा ग्रह 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। कुछ समय बाद आखिरकार अपने मास्टर को ढूंढ लिया। वुरुस प्रभावित हुआ। उस आदमी ने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया था।
शायद डेवलपर्स को इसे और मजबूत बनाना चाहिए था। अचानक पीस ने कुछ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि फावड़ा मालिक के हाथों में चमकीली नीली लौ से चमकेगा। एमसी ऐसे कैसे बच गया? एमसी जमीन के एक टुकड़े पर और खुले अंतरिक्ष में खड़ा था। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वो आदमी हार नहीं मानना चाहता था। उसने परभट को गालियां दी और फिर से उसे चिढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से, या तो थकान से या हवा की कमी से एमसी बेहोश हो गया। वो फावड़ा बहुत संदिग्ध लग रहा था। उस आदमी के पास ऐसा अजीब हथियार था। वो स्पष्ट रूप से कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। वो वास्तव में कौन है? पीस ने सोचा। अचानक एक बड़ी दरार दिखाई दी। उसमें से दो लोग निकले, एक आदमी और एक औरत। क्रोनो लाइफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रॉय डीकबे हैं और उसकी अभी तक अज्ञात साथी। डुकबे खुश नहीं थी कि उस आदमी ने फिर से एक और ग्रह को नष्ट कर दिया था। पीस ने उस आदमी को अपने दादाजी के रूप में संबोधित किया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उस आदमी ने उस लड़के से वही सवाल पूछा। उसी क्षण लड़की ने एक और बेहोश उपयोगकर्ता को देखा और उसकी ओर बढ़ गई। जब लड़की उस लड़के को होश में लाने की कोशिश कर रही थी तो पीस पूछता है, क्या ये सुंदरी दादाजी की पोती है? लड़के को थोड़ा ऊपर उठाते हुए ब्रूनेटे एमसी की स्थिति का पता लगाने की कोशिश करती रहती है। वह उसे और दृढ़ता दिखाने के लिए कहती है। आखिरकार वो वही थी जिसने उस लड़के को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, भले ही मुझे उसे पूरे खेल में मारना पड़ा। यह कितनी परवाह करने वाली सहायता सेवा है, या अधिक सटीक रूप से एक और विश्व लीड डेवलपर यूरी। वो मुश्किल से समझ पा रहा है कि वो क्या कह रही है, लेकिन एमसी के लिए बेहोश होना बहुत दर्दनाक था। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जीवित है, बाकी सब ठीक किया जा सकता है। लड़की ने सीधे होठों पर किस कर दिया। अब ये वही रोमांस होना चाहिए जिसके बारे में एमसी कुछ देर पहले बात कर रहा था। फिर लड़की ने कहा, शुभ रात्रि मेरे प्रिय यूजर। कहानी की शुरुआत में डोरो अपने मास्टर को जगाने की कोशिश करता है और मास्टर के गालों पर थप्पड़ मारता है। वह अपने मास्टर को जगाने में कामयाब हो जाता है। एमसी अचानक उठता है और अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है कि उसे चोट लगी है। एमसी याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था। अचानक उसे हाल ही में हुई बातें याद आने लगती हैं। एक चकनाचूर दुनिया, एक शॉकवेव जिसने ग्रह को चीर दिया, लेकिन वह सब चला गया। सब कुछ बरकरार और हानिरहित है। डोरो खुशी से एमसी के गले लग गया। वह मास्टर को स्वस्थ देखकर खुश था। थोड़ा शर्मिंदा होकर डोरो कहा कि वह वास्तव में उनके बारे में चिंतित था कि मास्टर के आसपास न होने के कारण उसे चांद पर कैसे रहना होगा। घबराया हुआ डोरो एमसी के चारों ओर घूम रहा है और यह देखने के लिए जांच करता है कि मास्टर के सभी अंग बरकरार हैं या नहीं। एमसी को एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई हुआ। हालांकि उसे याद है कि उसके साथ लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बावजूद एमसी बहुत को अच्छा महसूस हो रहा था। एमसी पूछता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ, यह सब बताओ। डोरो खुशी से वह सब बताता है जो उसने देखा। सबसे पहले जो हुआ वह था कि प्लेनेट दो भागों में विभाजित हो गई। फिर एक विशाल स्थानिक दरार से एक अज्ञात आवाज आने लगी। मानव सिलहूट ने सतर्क रहने और शांत रहने के लिए कहा। लड़की बेहोश लड़के को सीधे चांद पर ले आई। उसने डोरो को यह कहकर आश्वस्त किया कि लड़का बिल्कुल ठीक है और उसे ठीक होने में बस समय लगेगा। यूरी ने एमसी की जान बचाने के लिए एक हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत शक्तिशाली स्पेल था। डोरो ने पूछा कि इन सब का कसूरवार कौन था। क्या ये सब क्रिएटर के ही करतूत हैं? यह उसने नहीं किया था। यह सब दूसरे प्लेयर पिस ने अपनी वुडेन स्टिक के साथ किया था। वह क्रोनो लाइफ के मुख्य सर्वर से आया था। इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल प्लेयर है। हर एक दुनिया अपने एक सिस्टम बैरियर के साथ नए उपयोगकर्ताओं की रक्षा करता है, जो मुख्य सर्वर उपयोगकर्ताओं को प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन प्लेयर पिस ने अपने वुडेन स्टिक से एक ही करारे प्रहार के साथ बैरियर को चकनाचूर कर दिया। एमसी अब अपनी मूल दुनिया में लौट आया है, लेकिन पिस वापस आएगा। ये दुनिया फिर से खतरे में पड़ जाएगा। यह सब एमसी को तब पता चलेगा जब वह जागेगा। क्रिएटर को इस लड़के से बड़ी उम्मीदें हैं। उसे हर तरफ से खुद को साबित करना होगा और बहुत कुछ हासिल करना होगा। अपने बात को समाप्त करने के बाद यूरी ने नष्ट हुए ग्रह का पुनर्निर्माण किया। एक जबरदस्त ऊर्जा दोनों गोलार्धों पर दबाव डालती है। यह सब एक सुपरनोवा के बनने जैसा दिखता है। धूल जम गई और डोरो ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसका आश्चर्य अवर्णनीय था। ग्रह पूरी तरह से ठीक हो गया था। डोरो ने चारों ओर देखा, लेकिन तब तक क्रिएटर यहाँ से चला गया था। जब एमसी बेहोश पड़ा था तो ऐसा ही था।
डोरो की बातों को ध्यान से सुनने के बाद एमसी हिचकिचाया। एमसी नैतिक रूप से खुद में खोया हुआ है। वह बहुत अभिमानी था। दूसरी दुनिया का शासक कहलाने से उसे लगा कि वह अजय है। उसे यह बहुत ही दयनीय लगा। एक बार फिर वह किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सका। डोरो ने आश्वस्त किया। आखिरकार एमसी सबसे पावरफुल खिलाड़ी के खिलाफ लड़ाई में बच गए थे, जिसका पहले से ही मतलब था कि उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। ओह, उस अजीब फावड़े की बदौलत वह इसे कैसे रोक पाया, सबसे मजबूत हथियार का सामना कैसे कर पाया। लेकिन क्योंकि एक पूरी दुनिया भी नष्ट हो गई थी, एमसी ने फावड़ा डोरो को दिया और पूछा कि क्या वह जानता है कि फावड़ा किन सामग्रियों से बना है। लेकिन डोरो तो डोरो है, वह खनिजों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन उसे एक विचार है कि खनिजों की बात आने पर कौन जानता है। वे बौने हैं। वे मिल्विन माइन में एक साथ रहते हैं। बौने क्राफ्टिंग में अच्छे, माइनिंग, आभूषण बनाने में वे सब कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो एमसी जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने का इरादा रखता है। इन्वेंटरी विंडो खोलने के बाद एमसी क्राफ्टिंग कौशल का उपयोग करता है। भले ही डोरो को नहीं पता कि खदान कहाँ है, उसके पास इसे ढूंढने की एक योजना है। सबसे तेज और सबसे सिद्ध तरीका उच्च ऊंचाई से खोजना है। कोई भी बिना सजा के नहीं बचता। एमसी ने कहा कि वो निश्चित रूप से एहसान चुकाएगा। दूसरी दुनिया डार्क हाईलैंड कंकाल सेना संख्यात्मक श्रेष्ठता में लड़ती है। वे 4 उच्च स्तरीय खिलाड़ियों का सामना कर रहे हैं। एक उपयोगकर्ता एक ही हमले में 5 से अधिक कंकालों को नष्ट कर देता है। योहिम एक 49 लेवल का योद्धा, एक लाल बालों वाली लड़की, केवल एक ढाल से लैस कंकालों की हड्डियों को धूल और राख में चकनाचूर कर देती है। पीठ शील्ड वॉरियर 42 लेवल लड़की देखती है कि हालांकि बहुत सारे कंकाल हैं, वे सभी भयानक रूप से कमजोर हैं। एक जानवर के कानों वाला लड़का एक लड़की को उकसा रहा है। फॉक्सटर एक 41 लेवल चोर है और इस दस्ते का अंतिम खिलाड़ी ग्रेस है, एक 45 लेवल जादूगरनी। ग्रेस को लगा कि कठिनाई स्तर विशेष रूप से नए खिलाड़ियों के लिए कम किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वर कुछ एमेच्योर्स द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सर्वर क्रैश भी हो गया था। अचानक ग्रेस ने कुछ देखा, कुछ बड़ा उनकी ओर हवा में आ रहा था। खिलाड़ियों ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तु पर कड़ी नजर रखी थी, लेकिन हर सेकंड वस्तु करीब आ रही थी और उसकी रूपरेखा अधिक से अधिक दिखाई दे रही थी। लड़कों को उम्मीद है कि वे किसी अज्ञात राक्षस के जाल में फंस गए हैं। योहिम सोचता है कि यह राक्षस स्पष्ट रूप से उनके पार्टी से मिलने के लिए दुर्भाग्यशाली है। सबसे पहले समूह वस्तु के उतरने में तेजी लाने और संभवतः उसे खत्म करने के लिए विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए तैयार है। इस बीच ग्रैंड टॉरस के सिर के कॉकपिट में एमसी बहुत खुश है। वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। खदानें लगभग वही हैं। यह सिर्फ एक कंकाल निवास है। जबकि ग्रैंड टॉरस के सिर में डोरो को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इस विचार से सहमत हो गया। एमसी ने कहा, तुम अभी भी नहीं समझे, यह रोमांच के बारे में है। एमसी खुश था कि वे ग्रैंड टॉरस का सिर ढूंढने में कामयाब रहे। उसी क्षण खिड़की से नीचे देखने पर यह स्पष्ट था कि पार्टी लड़ाई के लिए या किसी से लड़ने के लिए तैयार था। एक तेज रोशनी ने एमसी और डोरो को अंधा कर दिया। अज्ञात उड़ने वाली वस्तु पर कई जमीनी हमले। एमसी को उम्मीद नहीं थी। अन्य खिलाड़ियों से ऐसा गर्मजोशी भरा स्वागत। दस्ते के प्रत्येक सदस्य ने लक्ष्य पर दूरी से हमला करने की कोशिश की। लाल बालों वाली लड़की अपनी ढाल को ठीक से फेंकने के लिए घुमाया, भारी घूर्णन बल के साथ फेंक दिया और कहा, इससे ये उड़ती हुई चीज टूट जाना चाहिए। उड़ते हुए चीज का डिफेंस के बावजूद ये पहली बार है ढाल किसी चीज टकराकर वापस आ गया। एमसी ने कहा, उनके सभी हमले खिड़की पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। एमसी समझ नहीं पा रहा है कि वे इतने कमजोर क्यों हैं। शायद यह सिर्फ नौसिखिए हैं। उस अंडरवियर वाले लड़के के साथ लड़ाई के बाद अंतर बहुत ज्यादा महसूस हुआ। डोरो एमसी से पूछता है कि वे खिलाड़ियों के इस पार्टी के साथ क्या करेंगे, क्या वे उन्हें जाने देंगे। एमसी उन्हें जाने देना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने पहले हमला किया था। लड़के को हिसाब बराबर करना होगा। एमसी ग्रैंड थ्योरिस की ओर मुड़ता है और आदेश देता है, उन लोगों के ऊपर तोपों की हमला कर दो। ग्रैंड थ्योरिस एमसी की आदेश पाकर उन्हें
तोपों से हमला कर दिया। जो हो रहा है उसे देखते हुए योहिम को बड़ी मुसीबत महसूस होती है। पार्टी के 3 सदस्य सीधे हिट होते हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। योहिम अपने पराजित साथियों को डर से देखता है। यह अविश्वसनीय था। सिर्फ एक हमले ने सबसे मजबूत पार्टी में से एक के 3 सदस्यों को मार गिराया। एमसी ने एक जीवित व्यक्ति को देखा। बेहतर होता कि वह पहला वार मारा जाता, लेकिन अब लक्ष्य पर तब तक फायर करना है जब तक कि अंतिम लक्ष्य मारा नहीं जाता। ये ऑर्डर सुनके ग्रैंड थ्योरिस बहुत बड़ी लेजर बीम छोड़ता है। पृथ्वी आग की लपटों में घिरी हुई थी। यह देखना असंभव था कि क्या हो रहा है। किसी तरह चमत्कारिक रूप से योहिम मौत की किरणों को चकमा देने में कामयाब रहा था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला और आखिरकार सभी लक्ष्य हिट हो गए। नीचे उतरने के बाद एमसी और डोरो चारों ओर देखने के लिए बाहर आए। योहिम लेटे हुए बेहोश था। हथियार बनाने वाले की तलवार भी उसे मंडराते खतरे से निपटने में मदद नहीं कर सकी। डोरो समझ नहीं पाया कि वे क्यों उतरे थे, क्योंकि खदानों का रास्ता पूछने के लिए यहाँ कोई नहीं था। डोरो बताया जब तक कि एमसी प्राचीन कंकालों को पुनर्जीवित नहीं करता और उनसे रास्ता नहीं सीख लेता। लड़के को यह विचार पसंद आया। उसने अपनी फावड़े से हड्डियों और खोपड़ियों को छुआ, उनसे सामग्री इकट्ठा की। पहला संसाधन संग्रह कार्य सफल रहा। तुरंत बाद एक नई वस्तु बनाने की क्षमता वाली एक विंडो दिखाई दी। सक्रियण की शर्तें बहुत अजीब थी, लेकिन यह बहुत दिलचस्प था। एमसी अब अपनी संसाधनों के संयोजन के आधार पर शक्तिशाली कंकाल बनाने में सक्षम होगा। लड़का अपनी नई क्षमताओं के साथ प्रयोग करने के लिए उत्साहित था, खासकर जब से वहाँ कुछ भी बनाने के लिए ढेर सारे संसाधन हैं जो आप कभी भी चाह सकते हैं। कुछ देर बाद लड़के ने कुछ छोटा और हड्डीदार बनाया, तो एक और हड्डी वाला प्राणी जो कुत्ते जैसा दिखता है। लड़के ने अपने पिल्ले का नाम बंगाजी रखा और अब उसके कई और दोस्त हैं। डोरो एमसी से जल्दी करने और इधर-उधर की बातें बंद करने के लिए कहता है। अचानक एमसी को एक और सिस्टम संदेश में दिलचस्पी हुई। चूंकि एमसी ने 100 से अधिक अद्वितीय मॉडल बनाए थे, इसलिए उसे कुछ अविश्वसनीय रूप से पावरफुल बनाने का अवसर मिला। बिना सोचे समझे एक बार और एमसी ने क्रिएट बटन दबाया। विशाल हड्डियां एक साथ आने लगी। एमसी और उसके दोस्त खुले मुंह से देखते रहे। यह कुछ अकल्पनीय था। लड़का और डोरो जो कुछ उन्होंने देखा उससे बहुत डर गए थे। आतिशबाजी के विजयी विस्फोटों के साथ एमसी का नया नौकर प्रकट हुआ। उसने अपने मास्टर का अभिवादन किया। 7 स्टार कंकाल बनाया गया था। लीच किंग ने खुद एमसी के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। अनडेड किंग झुकता है, अपना घुटना टेकता है और अपने मास्टर से पूछता है उसे एक नाम देने के लिए। डोरो घबराया हुआ है। यह प्राणी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कंकाल बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लीच किंग सबसे धूर्त और दुष्ट राक्षस है। वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा, लेकिन एमसी ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अब से इस प्राणी का नाम पिग्वेडुक है। लीच ने नाम के लिए अपने मास्टर को धन्यवाद दिया और पहले अपने मास्टर की इच्छा जानने के लिए कहा। बेशक, एमसी ने तुरंत पूछा, क्या लीच को पता था कि मिल्विन खदान कहाँ है? डोरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लीच किंग ने तुरंत उसे रोक दिया, क्योंकि वह वास्तव में जानता है कि यह कहाँ है। एमसी उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए कहता है। उसने अपना खून से सना खंजर निकाला। कुछ क्षण पहले जब 2 साधारण दिखने वाले उपकरण संपर्क में आए तो एक तेज चमक ने दूसरी दुनिया के अंधेरे जंगलों को रोशन कर दिया। जिस क्षण ग्रह 2 हिस्सों में बंट गया, अभूतपूर्व ऊर्जा की एक धारा बाहरी अंतरिक्ष में चली गई। कुछ क्षण बाद गेम डेवलपर ने सब कुछ ठीक कर दिया जैसा कि पहले था। बहुत से लोग समझ नहीं पाए कि सर्वर पर क्या हुआ था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा था। यह सिर्फ नियमित उपयोगकर्ता ही नहीं थे जिन्होंने यह देखा। विभिन्न राक्षस जो ग्रह पर निवास करते हैं, उन्होंने भी संकेतों पर ध्यान दिया। यहाँ तक कि गहराई में रहने वाले भी अकल्पनीय को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए सतह पर आ रहे थे।
कुछ शाही लोगों ने इस घटना को आश्चर्य से देखा। यह वास्तव में काफी मनोरंजक था। क्या यह किसी दूसरी दुनिया के नए मेजबान, उपयोगकर्ता और अन्य लोगों का संदेश हो सकता है? वे लोग जो दूसरी दुनिया के शासक के पद को पाने की लालसा रखते हैं। हालांकि चांद पर खुदे हुए शब्दों को देखने वाले सभी लोगों द्वारा यह एक बहुत ही आकर्षक कथन था। उसे किंग के आगमन के दिन के रूप में जाना जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है हमारे एमसी और उसके साथी से। वे मेल्विन खदान की यात्रा के लिए तैयार होकर निकल रहे थे। तभी एमसी ने कुछ सोचा और तेजी से पीछे मुड़ा। उसी क्षण लीच ने अपना खंजर अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। एमसी ने लीच किंग से कहा, ये बदलाव का समय है और कंकालों को अब छिपने की जरूरत नहीं है। किंग लीच समझ नहीं पाता कि एमसी की बातों का क्या मतलब है। लड़का समझाता है कि वे आखिरकार इन जमीनों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और डार्क हाईलैंड को एक अच्छे प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस बीच लीच अभी भी अपना खंजर एमसी की नजरों से दूर रखता है। एमसी थोड़ी देर और रुकने और एक महत्वपूर्ण मामला शुरू करने की पेशकश करता है। उसकी राय में लीच किंग समझ नहीं पा रहा है कि एमसी क्या कह रहा है। लीच किंग के साथ नजरें मिलते ही एमसी सभी को तैयार होने के लिए कहता है, सुरक्षा पहले। किंग लीच तुरंत खुद को एक निर्माण कार्यकर्ता की वर्दी में पाता है। एमसी ने सबसे सुरक्षित रहने की जगह बनाने का फैसला किया। वे इसे थोड़े समय में बना सकते हैं। अगर वे एकजुट होते हैं तो उनका लक्ष्य एक किला टॉवर बनाना है। तुम सभी को बहुत सारे हथियार इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि कोई भी करीब ना आ सके। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना उन्हीं पर निर्भर है। सभी कंकाल नए विचारों से उत्साहित और खुश हैं। किंग लीच अभी भी हैरान खड़ा है कि क्या हो रहा है। कंकालों को फिर से ताकतवर बनना होगा। कुछ देर बाद डार्क टॉवर का निर्माण औपचारिक रूप से पूरा हो गया। किंग लीच अपना खंजर उछालता है और उसे फिर से पकड़ लेता है और लाल रिबन काटने के लिए खंजर को घुमाता है और डार्क टॉवर की स्थापना करता है। यह वास्तव में एक शानदार काम था। एमसी ने डोरो की ओर देखा और उसे एक आखिरी सुरक्षा परीक्षण करने के लिए कहा। डोरो स्पष्ट रूप से इसे करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने मास्टर के लिए न चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। डोरो घुसपैठिए की छवि को अपनी पीठ पर बनते हुए धीरे धीरे कुछ ही सेकंड में टॉवर की ओर मुड़ता है। टॉवर ने दुश्मन देखते ही उसके ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी। डोरो रोते रोते खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मिसाइल अपने टारगेट पर हिट होती हैं और टारगेट को नष्ट कर देती हैं। अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया गया। एमसी अब मन की शांति के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकता है। अगर कोई ऐसा दुश्मन आता है जिससे वे निपट नहीं सकते हैं तो उन्हें एक सिग्नल भेजना होगा और यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब वे उसे देखेंगे तो एमसी निश्चित रूप से उनकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने स्केलेटन कुत्ते को अपने हाथों से सहलाया और उसे अलविदा कहा। एमसी ने उसे अपने नए घर पर ठीक से नजर रखने के लिए कहा। एमसी के लिए यहाँ कोई और काम नहीं है, इसलिए उन्हें मेल्विन खदान की ओर जाना चाहिए। वे बीड़े भाई की सखाराम पर बैठते हैं और सभी को अलविदा कहते हैं। एक बार फिर अंधेरे द्वीप में ये काफी रोमांचक साहसिक कार्य था। अब मुख्य मिशन का पालन करने का समय है। डोरो ने पूछा कि उन्होंने बीड़े भाई की सखाराम पर क्यों स्विच किया और ग्रैंड टूरिस्ट को पीछे क्यों छोड़ दिया। एमसी ने समझाया कि ये बहुत धीमा और अनाड़ी था। किंग लीच समझ नहीं पा रहा था कि लड़के ने इस जगह पर इतना समय क्यों बिताया। डोरो भी हैरान थी क्योंकि यह उनका मुख्य गंतव्य नहीं था। एमसी ने उन्हें समझाया कि ये मजेदार था और उन्होंने वहां बहुत अच्छा समय बिताया। साथ ही उन्होंने बहुत सारे नए दोस्त भी बनाए थे। किंग लीच ने एमसी के शब्दों के बारे में सोचा। उसे भी ये साहसिक कार्य मनोरंजक लगेगा। एमसी इसे ऐसा बनाने की कोशिश करेगा कि उन सबको सफर में पूरा मजा आए। और रात में उन्होंने जंगल में कैंप फायर के पास बैठकर ताज़ी हवा और खाने का खूब मजा लेते हुए एक अद्भुत शाम बिताई। आखिरकार वे सफलतापूर्वक खदान पर पहुंच गए। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने बड़े सपोर्ट बीम देखे। पूरा मार्ग लाल खनिक लैंप से जगमगा रहा था। पहली नजर में ये काफी शानदार जगह थी। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन बौने कहाँ हैं? लीच किंग के नवीनतम स्मरण के अनुसार काफी समय से खदान में बौनों की कोई खबर नहीं थी। एमसी यह सुनकर चौंक गया क्योंकि एक निश्चित दिन से बौनों ने खदान से बाहर आना बंद कर दिया था। जो लोग ये पता लगाने के लिए खदान में गए कि क्या हुआ, उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। डोरो घबरा गया। लीच ने ये पहले क्यों नहीं बताया? अनडेड किंग ने जवाब दिया कि उनसे इसके बारे में पूछा नहीं गया था। जबकि एमसी सोच रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तभी कोई दो अनजान शख्स उन्हें ऊपर से देख रहा था। अचानक एमसी ने दो लोगों को लंबी दूरी से उस पर हमला करते हुए देखा। डोरो और लीच अजनबियों के हमले को रोक देते हैं। चमकीली चार लाल आंखें उन्हें आश्चर्य से घूर रही हैं। एमसी लीच से पूछता है, ये कौन है जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं? लीच एमसी की बातें सुनकर तुरंत उन अजनबियों के पास चला जाता है। एमसी लीच किंग को आक्रामक रूप से लड़ाई में भागते हुए देखकर बोलता है, उन्हें मारना मत, बस उन्हें पकड़कर नीचे ले आओ। लीच अजनबियों को दो जोरदार थप्पड़ मारता है। एमसी ने हमलावरों को अच्छे से देखा और बताया, वे वही लोग हैं जिनकी मुझे तलाश थी। उसे ये अजीब लगा कि बौने कब से आक्रामक होने लगे। क्या वे हमेशा ऐसे ही थे?
उनमें से एक के पास एमसी गया और गालों पर थप्पड़ मारते हुए उसे होश में ले आया। होश में आते ही उसने एमसी को यहाँ से जल्दी भागने की सलाह दी। इस खदान के सभी बौने अभी अपना आपा खो चुके हैं और हिंसक हो गए हैं। जो कोई भी खदान में प्रवेश करेगा उसे मार दिया जाएगा। इन शब्दों के बाद एमसी ने चारों ओर देखा कि बड़ी संख्या में बौने उन सबको मारने के लिए तैयार थे। इसलिए एमसी ने बौने से पूछा कि तुम दोनों होश में कैसे आए। बौने ने बताया, संभावना है कि सिर पर लगे तेज वारों ने उन्हें होश में ला दिया। थोड़ा मुस्कुराते हुए लड़के को एक शानदार विचार आया। एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है फिजियोथेरेपी। एमसी बौनों की ओर मुड़ा। उसने उन्हें हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश की और वो सफल रहा। बौने उग्र हैं और युद्ध की इच्छा रखते हैं। मजा शुरू होता है। बौनों के पूरे परिवार के खिलाफ एमसी और उसके साथी फाइट करने के लिए तैयार हैं। लीच तुरंत अपने जादुई कौशल का उपयोग करता है। वह विरोधियों की आने वाली सेना की ओर अंधेरी ऊर्जा के कई थक्के छोड़ता है। डोरो एक एक करके सभी के सिर में अपने दांतों से काट रहा है। एमसी अपने यांत्रिक मुक्कों का उपयोग करके अपने प्रतिरोध समूह को इधर उधर फेंक रहा है। ये एक बहुत ही रोमांचक प्रयास लग रहा था। एमसी ने सभी को सतर्क रहने के लिए कहा। तभी एक बौने ने अपनी खंजर लेकर एमसी के पीछे से हमला कर दिया। एमसी ने आते हुए हमले को देखा और उस पर हमला करने वाले बौने को जोरदार घुसा मारा। इसमें लीच किंग ने उसकी मदद की। लड़के को लीच को अपने बगल में देखने की उम्मीद नहीं थी। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जो कुछ हो रहा था उसे देखना सिर्फ एक संयोग था। पहला बौना जो जागा उसने इतनी शोर न करने के लिए कहा। ऐसा शोर एक असली राक्षस को जगा सकता है। अचानक एक विशाल हड्डीदार पंजा खदान की दीवारों को तोड़ देता है। उसी क्षण उसके आसपास सब कुछ जम जाता है। सुप्त जानवर अपनी नींद से जाग गया है। इस प्राणी से पहले कभी कोई नहीं मिला, यहाँ तक कि डोरो भी नहीं, जो सभी बड़े राक्षसों को जानता है। जबकि चीजें पूरी तरह से अलग मोड़ ले चुकी हैं। अब उन्हें पागल पेंशनरों के झुंड से ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ना होगा। एमसी और डोरो एक नई योजना बनाने के लिए सुरक्षित दूरी पर पीछे हट जाते हैं। यह एक श्राप द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। सिस्टम ने ज़ोंबी ड्रैगन की आगे की जानकारी दी। यदि ये फंक्शन समर्थित नहीं है तो मेरी संवेदनाएं, राक्षस आपको हमले की तैयारी करने का मौका नहीं देता। अज्ञात कारणों से तेजी से ज़ोंबी ड्रैगन केवल एमसी का पीछा करता है। डोरो बहुत खुश है कि ज़ोंबी ड्रैगन उसके पीछे नहीं है। इस बार उसे लुभाना नहीं पड़ेगा। हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि स्थिति हाथ से निकल रही है। एमसी भागते भागते अपने फावड़े से ग्रैंड टॉरस को बुलाता है। ग्रैंड टॉरस के पास ये साबित करने का अवसर है कि वो उतना बेकार नहीं है जितना उसे समझा जाता है। शत्रुतापूर्ण राक्षस युद्ध के लिए तैयार है। तो दिग्गजों की लड़ाई शुरू होने वाली है। प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी डरावना दिखता है, लेकिन ग्रैंड टॉरस को नीचा दिखाने की आदत नहीं है। वो अपना इंजन चालू करके ऊंचाई हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ोंबी ड्रैगन प्रोपेलर के ऊपर हमला करके ग्रैंड टॉरस को जमीन पर ले आता है। राक्षस अपने पंजों से ग्रैंड टॉरस का सिर पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई ग्रैंड टॉरस के लिए हार में समाप्त होगी। डोरो ग्रैंड टॉरस को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। उसकी हरकतें अकड़ी हुई हैं। उसे अपने शरीर की जरूरत है। अब एमसी डोरो की विनती सुनता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो अभी कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास आवश्यक संसाधन नहीं है। अचानक लड़के को एक दिलचस्प बात याद आती है। तभी एक तेज चमक दिखाई देती है जहां ग्रैंड टॉरस का सिर था। ज़ोंबी ड्रैगन बस ये समझने में असमर्थता के साथ रोशनी की चमक को घूरता रहता है कि क्या हो रहा है। राक्षस ने उसके सामने कुछ अविश्वसनीय देखा। एमसी ने एक बार फिर हड्डी बनाने वाले कौशल का उपयोग करके ग्रैंड टॉरस की बॉडी बना दी। इस बार यह एक पौराणिक प्राणी है और सितारों की संख्या प्रभावशाली है। एक विशाल खोपड़ी, अविश्वसनीय रूप से खतरनाक स्तर का ग्रैंड टॉरस गरीब ज़ोंबी ड्रैगन के सामने प्रकट हुआ, या तो डर से या आत्मविश्वास से। राक्षस ने एक चीख निकाली। ग्रैंड टॉरस ने अपने सिर से ज़ोंबी ड्रैगन के सिर के ऊपर सीधा हमला किया और ज़ोंबी ड्रैगन तुरंत बेहोश हो गया, जिसके बाद ग्रैंड टॉरस ने ज़ोंबी ड्रैगन को अपनी पूंछ से बहुत ऊपर फेंक दिया। एमसी स्थिति पर कड़ी नजर रखता है और आदेश देता है कि इस राक्षस को खत्म कर दिया जाए। ग्रैंड टॉरस अपना सिर उठाता है और अपना छोटा मुंह चौड़ा खोलता है। वो अंतिम हमले के लिए पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करता है और ज़ोंबी ड्रैगन के ऊपर अपने पावरफुल फायर से हमला कर देता है। ऐसे हमले की शक्ति व्यावहारिक रूप से ज़ोंबी ड्रैगन को वाष्पित कर देती है। किरण अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करती रहती है। सभी इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहे हैं। उपस्थित लोगों में से स्पष्ट रूप से किसी ने भी पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। एमसी भी संतुष्ट है। शायद यह राक्षस उन सभी लोगों के रहस्यमय तरीकों से गायब होने का कारण था। बाहर में कुछ अनजान लोग इसी ऊर्जा के विशाल स्तंभ को देख रहे थे, जो प्राचीन पर्वत को चीर रहा था। उनमें से एक सोचता है कि इसे देखकर लगता है वे उसे हराने में कामयाब रहे हैं। छोटे लड़के ने अपने मास्टर से पूछा, अब हम क्या करेंगे? आदमी ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे मरोड़ते हुए बोला, और हम कर ही क्या सकते हैं? अनुबंध तो शून्य है। जाओ और उस इडियट से कांटेक्ट करो। कहानी की शुरुआत में हमें एक धुआं निकलते हुए पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है। जब शोर शांत हो गया
तब बॉने जो होश में आ गए थे, उन्होंने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित रिहाई का जश्न मनाना शुरू कर दिया। जैसे ही वे पराजित ज़ॉम्बी ड्रैगन की आंख के पास पहुंचे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन पर उसके जैसा कोई शासन कर रहा था। ये कितना अपमानजनक है। जबकि डोरो राक्षसों के अवशेषों का निरीक्षण कर रहा था, एमसी ने डोरो से पूछा कि क्या उसे कुछ दिलचस्प मिला है। ये कहते हुए कि ये खाली था, डोरो ने टिप्पणी की कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ कोई ऐसा राक्षस नहीं होना चाहिए था जिसके बारे में वो नहीं जानता था। ये पहली बार है जब उसने इसे देखा है। फिर एक बौने ने बताया कि यह प्राणी एक दिन अचानक खदान में प्रकट हो गया था। ये कहते हुए कि अफवाहें उस तक पहुंची थीं, जैसे कि इन लोगों ने उन्हें बचाया था। खदान कीपर किम ने उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया। हाथ मिलाने के बाद एमसी और हरे दाढ़ी वाले बौने ने एक दूसरे से परिचय कराया। सही पल का फायदा उठाते हुए बूढ़े व्यक्ति को उसका फावड़ा सौंपते हुए उसने उस सामग्री के बारे में पूछताछ की जिससे वो बना था। जब बुजुर्ग बौने ने वस्तु को अपने हाथों में लिया तो सभी तुरंत समझ गए कि वो अपने शिल्प का एक सच्चा मास्टर था। ये बनावट, ये वक्र। उसने तुरंत इस अद्भुत छोटी चीज के सार का विश्लेषण किया। उसने प्रश्न का जो उत्तर दिया उसने उपस्थित सभी को चौंका दिया। उसे इस फावड़े के बारे में या ये किस चीज से बना है इसका कोई अंदाजा नहीं था। सच में वो इस खनिज के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे ये बहुत दिलचस्प लगा, इसलिए अपने बचावकर्ताओं को अलविदा कहने के बाद किम ने फावड़े के साथ भागने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही, ये महसूस करते हुए कि ये बूढ़ा आदमी क्या करने वाला था, एमसी ने उसे दाढ़ी से पकड़ लिया और गुस्से में उस पर चिल्लाया, ऐसे जल्दबाजी में न भागने को कहा। थोड़ी देर बाद एमसी ने बौनों को इस फावड़े की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। एक ज़ॉम्बी ड्रैगन के आकार में एक लंबा फव्वारा बनाने के बाद उसने फावड़े को ऊपर उठाया और एक बार फिर पूछा कि क्या कोई जानता है कि खनिज क्या था। खदान कीपर ने जवाब दिया, बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये चीज उपहार के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसकी बातों को अनसुना करते हुए एमसी सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो अभी भी जानना चाहता था कि उसके हथियार किस चीज से बने थे, इसलिए उसने लीच से पूछा कि जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है, और लीच किंग ने लॉन्च प्लाजा जाने की सलाह दी। चूंकि वहीं से उपयोगकर्ता पहली बार गेम शुरू करते हैं, इसलिए वहां बहुत सारी अलग अलग जानकारी होने की संभावना है। हालांकि एमसी इस बात से हैरान था कि इस दुनिया में एक लॉन्चिंग पैड था। वो खुद सबसे पहले मैदान के बीच में ही प्रकट हुआ था। फिर यह प्रारंभिक शहर कहाँ से आया? रिम, क्या वो बेवकूफ अभी तक नहीं आया? हार्ट हीटर ने लॉन्च प्लाजा के बाजार में टहलते हुए अपने सहायक से पूछा। उसके पीछे रिम ने बताया कि उस बेवकूफ ने बाद में आने का वादा किया था। उसने अपने सभी काम पूरे कर लिए थे। तभी किसी की चीखों से उनकी बातचीत बाधित हो गई, जिससे पूरी भीड़ उसकी ओर खिंच गई। लोगों को एक यंत्रीकृत पतंग का सिर बना हुआ एक पर्चा दिखाते हुए उस लड़के ने सभी से ध्यान से सुनने को कहा। युवाह ने दर्शकों से कहा कि यह राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह प्राणी दूसरी दुनिया को दूसरों के लिए बंजर भूमि में बदल देगा। जोइम दस्ते द्वारा मदद मांगना एक आश्चर्य की बात थी। इस मामले में बात वाकई गंभीर थी और ये पूरा तमाशा लोन शार्क को मजेदार लगा। जैसे ही वो नाइट्स की पंक्ति में चला, उसने देखा कि आज सभी काफी ऊर्जावान थे। उसी क्षण उसने एक परिचित आवाज सुनी, याहिम, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? महिला ने चंचलता से पूछा। अगर ऐसा है जैसा तुम कहती हो तो इस राक्षस से लड़ना निश्चित रूप से बेहद मजेदार होगा। जैसे ही महिला ने ये कहा, नाइट्स की कतारें हरकत में आ गईं। चौक में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत सैनिकों के कवच पर बने पैटर्न को पहचान लिया। अब रॉयल पैलेस के गार्ड आगे बढ़ रहे थे। डिवाइन गिल्ड के सदस्य भी यहाँ इकट्ठा हुए थे। उनके अलावा लाल कपड़े पहने योद्धा भी चौक से गुजर रहे थे। उनके सफेद क्रॉस वाले लाल लबादे ने लोगों को बताया कि 10 सबसे मजबूत होली नाइट्स का एक कुलीन समूह यहाँ आ गया था। ये क्रॉसिंग द लाइन गिल्ड है। रॉयल कोर्ट के सबसे मजबूत जादूगरों का एक समूह भी पीछे नहीं रहा। वे होली लैंड गिल्ड वालबिंडन से संबंधित हैं। थिप के गिल्ड ने भी अपनी जगह ले ली है और इस पूरी परेड को पूरा करने के लिए दूसरी दुनिया का सबसे मजबूत संगठन आ गया है। जस्टिस का गिल्ड, सभी 5 गिल्डों का एक जगह इकट्ठा होना एक नई संरचना बनाता है, वर्ल्ड गिल्ड अलायंस, जो कि दूसरी दुनिया की शाखा है। इस संगठन की वर्तमान कमांडर मिस हॉक हैं। याहिम और उसके दल के भाषण ने उनका ध्यान खींचा और इसलिए योहिम को मिस हॉक को वर्ल्ड गिल्ड में उस जगह तक एस्कॉर्ट करना होगा जहां यह राक्षस अभी प्रकट हुआ है। उसी समय कहीं नीलविन खदान में एमसी ने अपने साथी को चेतावनी दी कि उसे अब एक छोटे से ब्रेक के लिए लॉग ऑफ करना होगा। जब वो लौटेगा तो वो सीधे लॉन्च पैड पर जाने की योजना बनाएगा। बुजुर्ग बौने ने कहा कि वे राक्षस के अत्याचार के तहत जी रहे थे और वो निराश था। डोरो ने किम से पूछा कि उसके बैकपैक में क्या था। तभी किम ने डायमंडियम निकाला और बताया कि वो इसे प्लाजा में बेचने जा रहा था और इस सौदे का सबसे बड़ा प्रतिशत एमसी को ही मिलेगा। स्वाभाविक रूप से यह बौनों को कैद से बचाने के लिए कृतज्ञता में था। माइंड कीपर के साथ बातचीत करने के बाद एमसी ने गेम छोड़ दिया।
एमसी के गेम की दुनिया से पूरी तरह गायब होने से पहले उसने लीच किंग को पुराने किम और डायमंडियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। सभी बॉनों ने उसे गर्मजोशी से विदाई दी। उन्हें भी हाथ हिलाते हुए वो मुस्कुराया और जल्द से जल्द लौटने का वादा किया। सिस्टम अलर्ट, आप गेम से लॉग आउट हो गए हैं। एमसी उसी मुस्कान के साथ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। हकीकत में हाथ ऊपर उठाए हुए उसने धीरे धीरे वीआर हेडसेट के चश्मे को ऊपर उठाया। कुछ देर और वो वहीं लेटा रहा, छत को एक असंतुष्ट भाव से घूरता रहा। हर बार जब वो गेम से वापस आता है तो वास्तविकता उसे जोर का झटका देती है। थोड़ी देर और बैठे रहने के बाद लड़के को बहुत भूख लगी। खुद के लिए खाना बनाने के बाद वो मेज पर बैठ गया और हमेशा की तरह खबरें देखने लगा। क्रोनो लाइफ अनदर वर्ल्ड मीडिया में लोकप्रियता चार्ट में शीर्ष पर रहा। समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही में जिस दुर्लभ सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा था उसने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। इस खनिज को डायमंडियम कहा जाता था और ये 1 महीने से बाजार में नहीं था। बड़े ट्रेडिंग पॉइंट के कारण कीमत मूल कीमत से 10 गुना निर्धारित की गई थी। ऐसी खबर सुनकर एमसी को याद आया कि ये वही अयस्क था जिसे बूढ़ा किम बेचने वाला था। खैर, उस स्थिति में लड़के को उम्मीद से थोड़ा अधिक पैसा मिलने वाला था। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, खबर ने घोषणा की कि डायमंडियम की वर्तमान बाजार कीमत प्रति किलोग्राम 100 मिलियन वॉन थी। आश्चर्य से लड़के ने अपने मुंह में रखी खाना भी थूक दिया। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि इस पूरे समय वो सचमुच सोने के पहाड़ पर बैठा था। इस बीच शुरुआती शहर के छोटे से गेस्ट हाउस में रोम इस बात से वाकई परेशान था कि ये बेवकूफ इतनी बुरी तरह से देर हो गया था। क्या होगा अगर वो बिल्कुल भी नहीं आता? हालांकि हार्ट हीटर को विश्वास था कि वो निश्चित रूप से आ रहा है, क्योंकि उसे मौत से ज्यादा हारने से नफरत है। फिर भी यह बेवकूफ दुनिया का नंबर 1 बेवकूफ है। ओह प्यारे, बहुत सज्जनतापूर्ण नहीं है क्या? लोन शार्क ने अचानक मुस्कुराया। उसी समय प्रारंभिक शहर के केंद्र में किसी तरह की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सिस्टम अलर्ट, प्लेयर दूसरी दुनिया से जुड़ रहा है। इस घोषणा के बाद एक अज्ञात योद्धा की आकृति भीड़ भरे चौक के ठीक बीच में बनने लगी। उसका सुनहरा कवच, लाल बाल और उसके सिर पर एक लाल पत्थर वाला मुकुट, ये सभी विशिष्ट विशेषताएं उसे सामान्य भीड़ से अलग करती हैं। सर्वश्रेष्ठ हार्डकोर लेवलिंग योद्धा वापस आ गया है। आई होप आपको ये नया एपिसोड काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए।